हेलो मेरे प्यारे भाइयों और उनकी बहनों, कैसे हो आप सभी। मेरा नाम है आकांक्ष आत्रे और आज हम अपना क्लास 10 हिस्ट्री का चैप्टर जो है आपका नेशनलिज्म इन इंडिया उसको आगे बढ़ाएंगे, यानी उसको फर्दर प्रोसीड करेंगे। इससे पहले जो वीडियो थी वो साल्ट मार्च पर थी, आपके डांडी मार्च पर, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो थी वो। उसका लिंक आपको मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए आज का टॉपिक शुरू करते हैं, आप तैयार हो जाइए। तो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, इससे प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको कहा था कि ये जो टॉपिक है इस पर मैं दो पार्ट्स में इसको डिस्कस करूंगा। साल्ट मार्च मैंने अलग से डिस्कस किया था और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जो आपका टॉपिक है वो आज हम इस वीडियो में देखेंगे। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बारे में आपको दो चार चीज़ें बता देता हूँ। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आपके जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है इसमें आपका एक गांधी इरविन पैक्ट आएगा। गांधी इरविन पैक्ट जो कि एग्जाम में आपसे बहुत बार पूछा जाता है। गांधी इरविन पैक्ट यानी इनके बीच में क्या समझौता हुआ था। उसके बाद क्या नाम आपका वो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो आपके 10th बोर्ड में आ सकता है 5 नंबर में, वो है आप सभी जानते ही होंगे, नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बीच में डिफरेंस क्या है। अभी हमने सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट नहीं पढ़ा है, आज पढ़ने के बाद इस वीडियो के लास्ट में मैं आपको इनके बीच में अच्छे से खूब एक्सप्लेन डिटेल में हम इनके बीच में डिफरेंस समझेंगे। ठीक है, तो चलिए थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं। पिछले टॉपिक में क्या डिस्कस किया था। पिछले टॉपिक में साल्ट मार्च के बारे में हमने पढ़ा था, जहाँ पर गांधी जी ने एक तरह से साल्ट मार्च का जो मुद्दा था उन्होंने सोचा कि एक सबसे अच्छा मुद्दा हो सकता है जो कि यूनाइट कर सकता है हमारे पूरे नेशन को, यानी एकजुटता के धागे में सूत्र में बांध सकता है। उसके बाद क्या हुआ, ऑन 31 जनवरी 1930 इंपोर्टेंट डेट थी, मैंने आपको नोट करने के लिए कहा था। और हाँ, नोट्स जो है इस टॉपिक के वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, तो इस तारीख को गांधी जी वायसराय इरविन को क्या करते हैं, एक लेटर भेजते हैं जिसमें 11 डिमांड्स लिखी हुई होती है, मांगी लिखी हुई होती है। उनमें से कुछ जनरल इंटरेस्ट पर बेस्ड थी और कुछ डिमांड्स ऑफ डिफरेंट क्लासेस इंडस्ट्रीज पर बेस्ड थी, बहुत कुछ डिमांड्स थी। उनमें से जो मुख्य थी वो थी एबोलिशन ऑफ साल्ट टैक्स। हाँ, उनमें से सबसे महत्वपूर्ण थी एबोलिशन ऑफ साल्ट टैक्स। उसके बाद क्या हुआ, क्योंकि ये साल्ट एक तरह से गरीब के लिए और सभी के लिए रही, जो अमीर लोग होते हैं उन सभी के लिए एक तरह से जीवन शैली के लिए महत्वपूर्ण चीज़ है, तो इसलिए साल्ट टैक्स उनको एक अच्छा मुद्दा लगा। उसके बाद गांधी जी ने इस लेटर में क्या लिखा था, उसमें लिखा था कि 11 मार्च तक, 31 जनवरी से लेकर 11 मार्च तक अगर मेरी डिमांड्स पर, मेरी मतलब गांधी जी ने कहा था कि अगर हमारी 11 डिमांड्स पर काम नहीं किया गया, उनको नहीं माना गया, तो हम 11 मार्च को क्या करेंगे, जो कांग्रेस है वो सिविल डिसोबीडियंस कैंपेन शुरू कर देगी। इरविन ने मानने से इनकार कर दिया था, तो उन्होंने अपने 78 ट्रस्टेड जो उनके वॉलंटियर्स थे उनको लेकर 240 मील्स का डांडी मार्च शुरू किया। डांडी मार्च क्यों, क्योंकि साबरमती आश्रम से लेकर गुजरात की कोस्टल जो टाउन है, कस्बा है दांडी, वहाँ तक खत्म होना था। 24 दिन में ये पूरा हुआ और एक दिन में तकरीबन ये जो वॉलंटियर्स थे 10 मील्स चलते थे। मैंने आपको बताया था एक मील में 1.6 किलोमीटर होते हैं। अब आप डिस्टेंस का यहाँ पर अनुमान लगा सकते हो अगर आप एक साइंस की स्टूडेंट हो। साइंस के होंगे वैसे, अभी पता 10th में ही हो। तो चलिए, काफ़ी लंबा इंट्रोडक्शन हो गया है, 4-5 मिनट तो चली गई। आखिरी में आके अब यहाँ से टॉपिक शुरू करते हैं। आपका क्वेश्चन आया था कि हाउ वाज दिस मूवमेंट डिफरेंट फ्रॉम नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, मतलब से गांधी जी ने क्या किया था, डांडी पहुंचने के बाद वहाँ के समुद्र से पानी लिया, उबालना शुरू कर दिया, यानी नमक बनाना खुद से शुरू कर दिया था। तो एक तरह से शुरुआत थी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की। उसके बाद से फिर हमसे क्वेश्चन पूछेगा कि नॉन कोऑपरेशन से कैसे लगता है, वो तो बाद में समझ में आएगा। चलिए आगे देखते हैं। पीपल वर नाउ आस्क नॉट ओनली टू रिफ्यूज कोऑपरेशन with the Britishers as they had been done in 1921 to 1922 but also to break colonial laws। अब क्या हुआ कि अब जो लोग थे वहाँ के वो ना सिर्फ नॉन कोऑपरेशन कर रहे थे, यानी रिफ्यूज कर रहे थे, सहयोग करने से मतलब कि अब उन्होंने असहयोग के साथ साथ क्या किया, जो वहाँ पर कानूनी कदम थे, यानी कानूनी कार्रवाई जो ब्रिटिशर्स ने हम पर लगा रखी थी, उनका भी उन्होंने तोड़ना शुरू कर दिया, यानी उनका भी उन्होंने कोऑपरेशन करना बंद कर दिया 1921 से 1922 के बीच में। जो हमारा नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट चला था उसको अलावा उन्होंने कानूनी जो वहाँ पर कार्रवाई थी उन सभी का असहयोग भी करना बंद कर दिया, यानी उनका पालन करना भी बंद कर दिया। ठीक है, अब थाउजेंड्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री ब्रोक द साल्ट लॉ, मैन्युफैक्चर्ड साल्ट एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इन द फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट साल्ट फैक्ट्रीज। अब हुआ क्या, अब जो हजारों की तादाद में जो लोग थे उन्होंने क्या किया, उन्होंने साल्ट लॉ जो नियम था उसका तोड़ना शुरू कर दिया, यानी उसकी अवज्ञा शुरू कर दी एक तरह से। मैन्युफैक्चर्ड साल्ट एंड डेमोन्स्ट्रेटेड इन फ्रंट ऑफ द गवर्नमेंट साल्ट फैक्ट्रीज। अब क्या हुआ, जो गांधी जी ने एक तरह से नमक उबालकर समुद्र पर जाकर वहाँ पर उबाला था नमक, और एक तरह से नमक की बनाया था उबालकर, सेम उस तरीके से उन्होंने क्या किया, वो चीज़ कर कर डिमॉन्स्ट्रेशन किया इन द फ्रंट ऑफ गवर्नमेंट साल्ट फैक्ट्री। जो गवर्नमेंट द्वारा साल्ट फैक्ट्री चलाई जाती थी उन सभी के सामने ले जाकर अपना प्रदर्शन दिखाया। ठीक है, एज द मूवमेंट स्प्रेड फॉरेन क्लॉथ वाज बाइकॉटेड, द लुक्का शॉप्स वर पिकेटेड। अब जैसे जैसे मूवमेंट आगे बढ़ा क्या हुआ कि
जो फॉरेन क्लोथ से यानी विदेशी कपड़ा था जो हम पहनते थे उसका बाइकआउट करना शुरू कर दिया, यानी बहिष्कार करना शुरू कर दिया। एंड लिकर शॉप्स वर पिकेटेड, लिकर शॉप्स वर पिकेटेड का मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया हुआ है प्रीवियस वीडियोस में। लिकर का मतलब होता है शराब, हाँ, जिसके मन में आपको लेकर अच्छे ख्याल आने लगते हैं। और उसको क्या हुआ, पिकेटेड का मतलब भी मैंने आपको बहुत अच्छे से बताया था, एक बार और बता रहा हूँ, मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी है ये आप जानती ही हो। मान लीजिए कि एक लिकर की शॉप है, लिकर मतलब शराब की दुकान, ठीक है। तो जो पिकेटेड का मतलब होता है कि जो प्रदर्शनकारी है वो किसी तरह से शराब की दुकान को ना हानि पहुंचाकर, ना उसके मालिक को हानि पहुंचाकर, ये जो लोग थे ये दुकान के सामने बैठ जाते थे और जो भी कोई आता था उसको डंडे से मार पीट कर आराम से वहाँ से भगा दिया जाता था, ठीक है। तो ये इसका मतलब पिकेटेड का मतलब ये है, मैंने एक फील दिलाने के लिए आपको इसका मतलब ऐसे समझाया। अब आगे क्या होता है कि पीजेंट्स रिफ्यूज टू पे रिवेन्यू एंड चौकीदारी टैक्सेस। जैसे ही गांधी जी ने कहा था कि नॉन कोऑपरेशन करना है और डिसोबीडियंस करना है, तो उन्होंने क्या किया, चौकीदारी जो ले करते थे वहाँ के लोग वो भी बंद कर दी, उसका टैक्स चुकाना बंद कर दिया। विलेज ऑफिशियल्स रिजाइंड, जो कुछ आधिकारिक व्यक्ति थे गाँव में उन्होंने इस्तीफे दे दिए। एंड इन मैनी प्लेसेस फॉरेस्ट पीपल वायलेटेड फॉरेस्ट लॉज, और अब क्या हुआ अधिकतर जो जंगली क्षेत्र था यानी जंगल थे जहाँ पर आदिवासी लोग रहते थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने फॉरेस्ट लॉज कौन कौन से होते हैं, अरे वही कि वो डांडिया नहीं, जो लकड़ी होती है आपकी आप जो आदिवासी लोग यूज़ करते हैं अपने खाना बनाने में, वो एक तरह से जंगलों पर निर्भर होती है, लेकिन जो गवर्नमेंट होती है वो क्या करती है, वो उन पर जंगलों पर कानून बना देती है कि यहाँ पर कोई नहीं आएगा, इन पर हमारा अधिकार है। सेम उस तरीके से उन्होंने उनका पालन करना बंद कर दिया। गोइंग इनटू रिजर्व्ड फॉरेस्ट टू कलेक्ट वुड एंड गेट्स कैटल, और उन्होंने क्या किया, वो जंगलों में घुसने लगे अपनी जीवन शैली की चीजें बटोरने के लिए, और एक तरह से अवज्ञा शुरू हो गई चारों तरफ। Worried by the developments, the colonial government began arresting the Congress leaders one by one. अब उन्होंने क्या हुआ कि जो वहाँ की सरकार थी, वहाँ की मतलब इंडिया की, ब्रिटिशर्स के समय, उनको काफ़ी चिंता होने लगी, और जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, रूलिंग गवर्नमेंट थी, उसने क्या किया, उसने कांग्रेस लीडर्स को एक एक कर पार्टी देनी शुरू कर दी। पार्टी देने का मतलब है उनको जेल में ले जाकर बंद करने लगे, ठीक है। हुआ क्या, दिस लेड टू वायलेंट क्लैशेस इन मेनी प्लेसेस। अब गुस्सा है लोग, इसके चलते जो लोग थे उन्हें गुस्सा आ गया और उन्होंने क्लैशेस यानी तोड़ फोड़ शुरू कर दी कुछ इलाकों में। वैन अब्दुल गफ्फर खान, एक नाम आया है, इसको नोट करेंगे, साइड में एक छोटा सा ही नाम है आपके चैप्टर में यहीं पर दिया हुआ है, अब्दुल गफ्फर खान। अब्दुल गफ्फर खान कौन थे अभी बताऊंगा। ए डिवोट डिसिपल ऑफ महात्मा गांधी, ये एक तरह से समर्पित साथी थे किसके, महात्मा गांधी के लिए, एक तरह से पूरी तरह डिवोटेड व्यक्ति थे अब्दुल गफ्फर खान, ठीक है। इसको एक छोटा सा ही नाम है, ये वहाँ कभी आप एग्जाम में जाकर चिड़िया तो कोई देखने लगे कि अब्दुल गफ्फर खान है कौन, और वहाँ पर आपकी बत्ती गुल हो जाए, तो इसको नोट करना है। अब होता क्या है कि वाज अरेस्टेड इन अप्रैल 1930, अब्दुल गफ्फर खान वाज अरेस्टेड इन अप्रैल 1930 हु वाज ए पर्सन डिवोटेड टू महात्मा गांधी। ये लाइन आप अपनी नोटबुक में लिख लीजिए, ठीक है ना। अब एंग्री क्राउड्स डिमॉन्स्ट्रेट इन स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर, अब जैसे कि अब्दुल गफ्फर खान को पकड़ा गया, जो गुस्साए लोग थे, एंग्री क्राउड्स, गुस्सैल भीड़ थी, उसने क्या किया, डिमॉन्स्ट्रेटेड इन द स्ट्रीट्स ऑफ पेशावर, वो प्रदर्शन शुरू कर दिए पेशावर की गलियों में। फेसिंग आर्मर्स कार्स एंड पुलिस फायरिंग, और जो वहाँ की पुलिस की जीप थी उनमें हथियार बंद जो फायरिंग लोग कर रहे थे वो जनता पर, उन सभी को फेस करते हुए उन्होंने प्रदर्शन शुरू किया। मैनी वर किल्ड, उसमें बहुत सारे लोग मारे गए इस प्रदर्शन में। अ मंथ लेटर व्हेन महात्मा गांधी हिमसेल्फ वाज अरेस्टेड, एक महीने बाद, अब्दुल गफ्फर खान के एक महीने बाद, अप्रैल 1930 के एक महीने बाद यानी कि मई में महात्मा गांधी जी को भी अरेस्ट कर लिया गया। इंडस्ट्रियल वर्कर्स इन शोलापुर अटैक पुलिस पोस्ट्स, अब गांधी जी के अरेस्ट होने के बाद, क्योंकि इनके लीडर थे, मसीहा थे, हमारे हीरो थे, सुपर हीरो, वो अरेस्ट हो गए हैं, तो क्या हुआ, शोलापुर में, शोलापुर नाम ही सही समझ गए होंगे आप कि पुलिस पोस्ट, म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स, लॉ कोर्ट्स, रेलवे स्टेशन, ऑल स्ट्रक्चर दैट सिंबलाइज्ड ब्रिटिश रूल, सबको तोड़ दिया जाना लगा। जो भी चीज़ ब्रिटिश रूल को रिप्रेजेंट करती थी, एक पेपर के कागज से लेकर एक बिल्डिंग तक, उस सभी को तोड़ना शुरू कर दिया। A frightened government responded with a policy of brutal repression, अब जो डरी सहमी घबराई जो गवर्नमेंट थी उसने क्या किया, इन सब चीज़ों को रोकने के लिए ब्रूटल रिप्रेशन यानी जितना ज़्यादा अत्याचारी दमन भी कर सकते थे हमारे ऊपर उन्होंने करना शुरू कर दिया। उन्होंने हर कीमत पर ये प्रोटेस्ट रोकना था। पीसफुल सत्याग्रहीज वर अटैक्ड, वुमेन चिल्ड्रन वर बीटन, अबाउट 10,000 पीपल्स वर अरेस्टेड। अब इस पीसफुल सत्याग्रह में क्या हुआ कि इन पर अटैक करना शुरू कर दिया गया,
वो जो महिलाएं थी, बच्चे थे, वो उनको पीटा जाने लगा। एंड अबाउट सॉरी मैंने 10,000 कहा है, यहाँ पर ये 1 लाख है पीपल वर अरेस्टेड, यानी कि तकरीबन 1 लाख की आदाद में संख्या में लोगों को गिरफ्तार किया गया। इन सच सिचुएशन महात्मा गांधी जी वंस अगेन डिसाइडेड टू कॉल ऑफ द मूवमेंट नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। गांधी जी को हर जगह से वापस लेना पड़ा, चाहे वो टाउन हो, कंट्री साइड हो, या फिर आपका स्वराज प्लांटेशन हो, हर जगह से, क्योंकि हर जगह हिंसा हो जाती थी और नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट वायलेंट हो जाता तो उसको वापस लेना पड़ा। इसी कारण से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट भी वापस लेना पड़ा। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नोट करना है। इसी के चलते जो मूवमेंट था वो गांधी जी को वापस लेना पड़ा। एंटर इनटू ए पैक्ट विद इरविन ऑन 5 मार्च 1931। सबसे इंपॉर्टेंट डेट है, इसको नोट करना है बिल्कुल। यहाँ पर एक क्वेश्चन आएगा 3 नंबर में आपके एग्जाम में। 5 मार्च 1931 को, 5 मार्च 1931, 5 मार्च 1931 इसको नोट करेंगे, ठीक है, याद भी करेंगे। 5 मार्च 1931 यानी 1931 को क्या हुआ, गांधी और इरविन के बीच में एक समझौता हुआ, गांधी इरविन पैक्ट, जिसके बारे में मैंने आपको कहा था वो आ गया है। गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट इन ए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। गांधी इरविन पैक्ट में था क्या, गांधी इरविन पैक्ट एक तरह से एग्रीमेंट था किसके बीच में, इरविन और गांधी जी के बीच में, जो कि मार्च 1931 में 5 मार्च 1931 को किया गया था। इस समझौते में क्या गांधी जी पर क्या स्वीकार कराया गया था कि इन्होंने, गांधी जी ने सिविल डिसोबीडियंस वापस ले लिया था। एक तरह से तो ये चीज़ थी। और दूसरी चीज़ क्या थी कि दूसरी चीज़ आपके लिए क्या आती है, अंडर दिस पैक्ट गांधी जी कंसेंटेड टू पार्टिसिपेट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। इस समझौते के अनुसार गांधी जी ने राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि पहले भी हमें लॉलीपॉप देने की कोशिश की गई थी, मैंने आपको बताया था, हमें डोमिनियन स्टेटस और आपका लिए क्या नाम, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस ऑफर किया गया था कि आप ये ले लीजिए और आप अपना देश अपने ही लोगों के द्वारा चलाइए, लेकिन आप हमारे अंडर में वो देश चलाएंगे। लेकिन कुछ मना कर दिया था कुछ चीज़ों के चलते, लेकिन अब गांधी जी ने शायद एक तरह से उन चीज़ों को मान लिया था। द कांग्रेस हैड बाइकॉटेड द फर्स्ट, शुरुआत में तो बाइकआउट किया था, लेकिन अब गांधी जी को हर कीमत पर वो मानना पड़ा था, मजबूर हो गए थे हम। राउंड टेबल इन लंदन द गवर्नमेंट एग्रीड टू रिलीज द पॉलिटिकल प्रिजनर्स। समझौते के अंदर ये चीज़ लिखी गई थी कि अगर आप राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस पर आएंगे यानी ले लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, तो हम आपके जो 1 लाख प्रिजनर्स हैं उनको छोड़ देंगे। अब हाथी की दांत दिखाने की ओर, खाने की ओर। सेम उस तरीके से ही दिसंबर 1931 को क्या हुआ, गांधी जी वेंट टू लंदन फॉर द कॉन्फ्रेंस। गांधी जी गए कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन में, बट द नेगोशिएशन ब्रोक डाउन एंड ही रिटर्न डिसअपॉइंटेड। लेकिन जो भी उनसे दावे किए गए थे वो कुछ भी वापरवासी वार्तालाप उनके बीच में नहीं हुई, बातचीत तो नहीं हो पाई और गांधी जी निराश होकर वापस लौट आए। बैक इन इंडिया ही डिस्कवर्ड दैट द गवर्नमेंट हैड बिगन अ न्यू साइकिल ऑफ रिप्रेशन। जब गांधी जी वहाँ से वापस आए समझौते पर मानकर, उन्होंने क्या देखा कि अब जो वहाँ की सरकार है उन्होंने और भी ज़्यादा अत्याचार हमारे पर दमन करना शुरू कर दिया, यानी हमारे ऊपर दुष्कर्म करना शुरू कर दिया है। गफ्फर खान एंड जवाहरलाल नेहरू वर बोथ इन जेल। जो गफ्फर खान और जवाहरलाल नेहरू फिर से जेल में है। द कांग्रेस हैड बीन डिक्लेयर्ड इलीगल, और कांग्रेस को वहाँ की गवर्नमेंट द्वारा इलीगल घोषित कर दिया गया था। एंड अ सीरीज ऑफ मेजर्स हैड बीन इम्पोज्ड टू प्रिवेंट मीटिंग्स, डिमॉन्स्ट्रेशन एंड बाइट्स। और बहुत सारे कदम उठाए गए थे जिसकी वजह से जो प्रिवेंशन थी, मीटिंग, डिमॉन्स्ट्रेशन और बाइक, जो भी सभा थी, प्रदर्शन थे, बहिष्कार, प्रोटेस्ट लोग कर रहे थे, उन सभी को रोकने के लिए एक तरह से बहुत सारे कदम उठाए गए। फिर गांधी जी ने क्या किया, विद ए ग्रेट एप्रीहेंशन महात्मा गांधी जी रिलॉन्च्ड ए सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट फॉर अ ईयर। अब कुछ शंकाओं के साथ, कुछ मन में डाउट्स के साथ गांधी जी ने क्या किया, दोबारा से सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लागू किया। शंका क्या थी, शंका ये थी कि कहीं से फिर ये से मूवमेंट ये वायलेंट न हो जाए। एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है कि विद द ग्रेट एप्रीहेंशन महात्मा गांधी जी वाई रिलॉन्च द सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, जैसे कि मैंने आपको शुरुआत में बताया था, तो इसको समझकर पढ़ना है। फॉर अ ईयर द मूवमेंट कंटिन्यूड, बट बाय 1934 इट लॉस्ट इट्स मोमेंटम। मोमेंटम साइंस की टर्म है, आप जानते ही हो। फॉर अ ईयर, तकरीबन 1 साल के बाद जब मूवमेंट कंटिन्यूड चलता रहा 1 साल तक, बट द 1934 में, आखिरकार 1934 में ये मूवमेंट अपना मोमेंटम खो चुका था, यानी जो उसकी रफ्तार थी, उसमें जोश और जुनून था, वो एक तरह से खत्म हो गया था। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक तो खत्म हो गया, लेकिन मैं नहीं भूला हूँ, शायद आप भूल गए हो। अब चलिए अपना NCM वर्सेस CDM के बीच में डिफरेंस देख लेते हैं। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी अपनी बुक में उसको नोट करेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। उसको देखने से पहले आप इतना कीजिए, आपको टॉपिक तो खत्म हो चुका है, आप उसको 5 मिनट से रिवाइज कर लीजिए। तो चलिए अपना वो टॉपिक देखते हैं। तो चलिए क्या डिफरेंस है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट एंड सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट के बीच में। सबसे पहले जो पॉइंट मैंने आपके लिए लिया है यहाँ पर, वो सबसे आसान है। मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1921। आप सभी जानते ही हो जो ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट है आपका कब लॉन्च हुआ था, 1921 में हुआ था। ये आप एक पॉइंट ऐड और कर सकते हैं यहाँ पर, एक वर्ड कि गांधी जी द्वारा ऐड किया गया था, मतलब चलाया गया था।
जो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट है, द मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन 1930। इस मूवमेंट को 1930 में लॉन्च किया गया था। अभी जैसे कि आपने पढ़ा कि 11 मार्च तक अगर जो गांधी जी की लेटर्स की डिमांड थी वो पूरी नहीं की गई थी तो गांधी जी सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट लॉन्च करने वाले थे। तो आप ये चीज़ भी यहाँ पर ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं कि आप यहाँ पर 11 मार्च भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने 1930 ही रहने दिया क्योंकि थोड़ा तरफ ईयर था ना, तो इसलिए थोड़ा अच्छा सा लग रहा था देखने में। समझ गई ना। सेकेंड पॉइंट क्या है कि इन सिटीज़ मिडिल क्लास पार्टिसिपेटेड ऑन ए लार्ज स्केल। इन सिटीज़ मतलब कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट, अगर आपको याद हो इन टाउन्स जो हमने टॉपिक पढ़ा था उसमें जो मिडिल क्लास था उन्होंने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया। और सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो सिटीज़ में मूवमेंट किसके द्वारा सपोर्ट किया गया था, बिजनेसमैन, यानी इसमें बिजनेसमैन ने जो थे उन्होंने अधिकतर हिस्सा लिया। ये पॉइंट लिख सकते हो आप। थर्ड पॉइंट जो है इन कंट्री साइड पीजेंट्स लॉज मूवमेंट अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स। अगर आपको याद हो, अगर नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की आपने मेरी वीडियोस देखी हुई है, मैंने सब आपको अच्छी तरह डिटेल में बताया हुआ है। कंट्री साइड में क्या हुआ था, जो पीसेंट किसान लोग थे वो जमींदार और तालुकदार जागीरदार जो लोग थे उनसे परेशान थे। क्यों? क्योंकि ये इन्हें कहीं भी जाने नहीं देते थे और इनको एक तरह से स्पेसिफाइड रीजन में ही रहकर इनको काम कराते थे और उनको ये इनका जो वेजिस है यानी इनको काम करने का जो भत्ता था वो भी इनको नहीं मिलता था। याद है आपको, एक तरह से बेगार की तरह काम करना पड़ता था। अगर आपको याद आ रहा हो, बेगार एक टर्म आई थी आपकी, वो मैंने आपको बहुत अच्छे से बताई थी। ठीक है, शायद आप भूल गए होंगे, कोई बात नहीं, वीडियो देख लेना मेरी अगर कोई आपको याद ना हो। सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में क्या हुआ, इन कंट्री साइड रिच पीजेंट कम्युनिटीज पार्टिसिपेटेड। रिच पीजेंट कम्युनिटीज पार्टिसिपेटेड, ये डिफरेंस है इनके बीच में। इसमें क्या हुआ, इसमें जो एक तरह से हाई स्टैंडर्ड प्रोफाइल जो किसान थे उन लोगों ने इसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। तो चलिए आगे देखते हैं। फोर्थ डिफरेंस क्या है इनके बीच में कि हमने देखा था कि जैसे थाउजेंड ऑफ स्टूडेंट्स लेफ्ट गवर्नमेंट कंट्रोल स्कूल्स एंड कॉलेजेस। आप सभी जानते ही हो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में हुआ क्या था। ये टाउन्स वाला एक टॉपिक से मैंने पॉइंट उठाया आपके लिए कि वहाँ पर हज़ारों की संख्या में जो स्टूडेंट्स थे और भी लोग थे, लॉयर्स थे, हेडमास्टर्स थे, स्कूलर्स थे, टीचर्स थे, उन सभी ने क्या थी गवर्नमेंट सर्विसेज छोड़ दी थी। गांधी जी सेरेमोनियली वायलेटेड साल्ट एक्ट ऑन 6 अप्रैल बाय मैन्युफैक्चरिंग साल्ट बाय बॉइलिंग सी वाटर। और एक तरह से कोर्स ऑफ मूवमेंट सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट में क्या था, मतलब इसकी शुरुआत एक तरह से कहाँ से हुई थी, हमने अभी अभी देखा कि गांधी जी सेरेमोनियली वायलेटेड, मतलब कि क्या किया था गांधी जी ने, एक तरह से 6 अप्रैल को समुद्र का जो पानी था डांडी पहुंचने के बाद उसके तटीय स्थान पर वहाँ पर उठाया और उसको उबालना शुरू कर दिया। उबाल कर उन्होंने साल्ट क्रिएट करना करता। एक तरह से ये सरकार थी वहाँ की, जो हमारी ब्रिटिश सरकार थी, उनके लिए एक तरह से चेतावनी थी। उसके बाद क्या हुआ कि पांचवा पॉइंट क्या था, मूवमेंट वाज विड्रॉन बाय गांधी जी 1922 ड्यू टू वायलेंट इंसिडेंट एंड चोरी चोरा। ये तो मैंने आपको बड़े अच्छे से समझाया था, जो हमारी इसकी क्या नाम लास्ट वीडियो थी नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की, उसमें 1922 को आपका नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट गांधी जी को वापस से लेना पड़ा था क्योंकि ये हर जगह वायलेंट हो रहा था। स्पेशली चोरा चोरी में एक त्रिकांड हो गया था जहाँ पर से गांधी जी को इसको फिर वापस ही लेना पड़ा। उसके बाद सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में देखते हैं, मूवमेंट वाज विड्रॉन इन 1931 व्हेन गांधी जी साइंड गांधी इरविन पैक्ट। इसका क्या मतलब है आप जानते हो, अभी तो पढ़ा है आपने कि 1931 को गांधी जी को ये मूवमेंट वापस लेना पड़ा था। क्यों? क्योंकि गांधी इरविन पैक्ट के कारण। क्यों? क्योंकि लाखों की संख्या में जो कांग्रेस लीडर थे उनको इन्होंने अरेस्ट कर लिया था, लेकिन बाद में गांधी जी ने 1934 को ये दोबारा चलाया, जैसे कि अभी पढ़ा। तो वो पॉइंट भी आप इसमें ऐड कर सकते हो कि 1930 एक साल तक चलाया, फिर इसका मोमेंटम खोने लगा था। एक 6 पॉइंट और भी है जो मैंने नहीं ऐड किया। आप कर चाहे तो एग्जाम में अगर आता है तो लिख सकते हो कि नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट में जो वीमेंस थी, महिलाएं थी, उन्होंने इतना खास तौर से हिस्सा नहीं लिया था, लेकिन सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आपकी जो महिलाएं थी उन्होंने एक हाई एल्टीट्यूड में यानी एक हाई फ्रीक्वेंसी में, हाई नंबर्स में आप कह सकते हो कि उन्होंने हिस्सा लिया था। तो ये पॉइंट अगर एग्जाम में 6 पॉइंट आता है, 5 नंबर में आता है, मैंने आपको बता दिया है, तो ये चीज़ें आप जोड़ सकते हो। ठीक है, तो चलिए बस आज इस टॉपिक को आप रिवाइज करते रहिए। मैं मिलूंगा इससे नेक्स्ट वीडियो में जो भी हमारे चैप्टर में होगी। बस तब तक के लिए आप इसको रिवाइज करते रहिए। ऑल द बेस्ट।